चलो लास्ट क्लास में हम लोग ने आयनेशन एंथैल्पी टॉपिक को क्लियर किया था। आयनेशन एंथैल्पी होता क्या वो बताया था। आयनेशन एंथैल्पी है क्या? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? आयंस बनेगा। तो इसी संदर्भ में इसको बोला गया क्या? आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी हमेशा गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी ध्यान रखा होगा। फिर हमने आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है और आयनेशन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो सारी डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। कई केस में ऐसा देखा गया कि आयनेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रेटर देन दी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है। कई केस में ये देखा गया कि सेकंड आयनेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा हो जा रहा है फर्स्ट वाले से। तो वो उस पर बहुत सारे फैक्टर हम लोगों ने पढ़े थे। तो कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे, याद आ रहा है? बताओ एक बार, कौन कौन से फैक्टर था? नहीं याद आ रहा ना? एक फैक्टर हम लोग को पढ़ा था साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम में क्या पढ़ा था? अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है? डिक्रीज होता है। अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि साइज जब छोटा होगा तो प्रोटॉन के मतलब न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा इलेक्ट्रॉन और वो न्यूक्लियस उस पर अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा। ये बातें जाना था हम लोगों ने। तो एक तो साइज ऑफ एटम था। दूसरा इफेक्ट भी हमने पढ़ा था। दूसरा क्या था? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस के बारे में क्या देखा था कि अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो अच्छा खासा जेड इफेक्ट लगाएगा, है ना। जेड इफेक्ट मतलब उसका दूसरा नाम क्या था बताओ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही अच्छा कंट्रोल करेगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होगा। तो इस केस में चार्ज इंक्रीज मीन्स आयनेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीज। क्लियर है? तीसरा फैक्टर क्या बोला था हम लोगों ने? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जाना था क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग बताओ, भूल गए? स्क्रीनिंग इफेक्ट ये था कि कोई एटम है उसके इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, जो जेड इफेक्ट है उसको कवर अप कर लेते हैं। तो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर उतना अच्छा जेड इफेक्ट नहीं लग पा रहा है। तो उस स्थिति में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? आयनेशन एंथैल्पी घट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। लूज हो जाएगा तो आसानी से उसमें से निकल सकता है। ये जाना था हम लोगों ने। चौथा इफेक्ट क्या था आपका? बताओ चौथा इफेक्ट। जेड इफेक्ट था। पेनिट्रेशन इफेक्ट जिसको बोले हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या जाना था हम लोगों ने कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसका है? एस का है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। याद आ रहा ना? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के केस में क्या देखा था कि आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे पेनिट्रेशन पावर इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है। पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगा, पेनिट्रेशन एस सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास है ना, तो पेनिट्रेट करेगा अच्छा खासा किसके साथ? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन के साथ। तो कंट्रोलिंग अच्छा होगा। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार नोट्स को पढ़ लिया तो आपको ध्यान आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है। फिर हम लोग पांचवा इफेक्ट पढ़े इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे एलिमेंट है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखते हैं तो हमें मिलता है कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एक ही है। आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या गेन कर दे। तो उस केस में देखा जाता है जब इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको लूज करना इजी है उसके लिए। तो उस केस में वो लूज करना भी चाहता है और तो उस केस में आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा? कम ही होगा ना। कम एनर्जी लेके ही अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लॉस कर देगा। क्लियर है कंसेप्ट? अगर नॉर्मल गैसेज है तो उसका आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो तो स्टेबल है पहले से। ठीक है। अब हम आज की टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या कि यहाँ पे पीरियड में और ग्रुप में वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, स्टार्ट डाल के वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, हैशटैग डाल के लिखो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। पीरियोडिसिटी समझने के लिए आयनेशन एंथैल्पी भी एक रेफरेंस पॉइंट बनता है जिससे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिसिटी को समझ सके। ठीक है।
तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखेंगे वेरिएशन होता है फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के आधार पर देखेंगे विद एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनाइजेशन थेरेपी कभी बढ़ भी रहा है और कभी एकदम से घट भी जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो एक नंबर डाल के लिखो यहाँ पे वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। हम लोग दोनों को समझेंगे, पीरियड का और ग्रुप का दोनों का। तो एक नंबर डाल के लिखो वेरिएशन अलोंग पीरियड। हमें पता है कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। और हमें ये भी पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आयनाइजेशन थेरेपी क्या होगा? सोच समझ के बोलना, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल उतना ही अच्छा करेगा, मतलब जेड इफेक्ट अच्छा शो करेगा, है ना। जनरल बात तो ये होगा। तो लिखो, एक पॉइंट बना के लिखो, द आयनाइजेशन थेरेपी इंक्रीज, या शॉर्ट फॉर्म में राजेश फॉर्मूला के टर्म में लिखो, आयनाइजेशन थेरेपी इंक्रीज with increase in atomic number, with increase in atomic number in a period। पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जैसे मैं एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। सेकेंड पीरियड में हमें पता है एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सेकेंड पीरियड में? लिथियम। एक ग्राफ के थ्रू समझना आपको। सेकेंड पीरियड में जो सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम है। नीचे की तरफ मैं एटॉमिक नंबर डालता हूँ एक्स एक्सिस पे। एटॉमिक नंबर मतलब जेड, और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, शॉर्ट में आईई लिख रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाई एक्सिस। एटॉमिक नंबर 2, 4, 6 आ गए। 7 में चला गया, मतलब 8 का कैसे था? 7:30 से मिल जाता है। एक कोई बात नहीं, तबीयत खराब सी लग रही है तुम्हारी, ठीक हो? और वो क्या है? वो पड़ेगा बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है। तो ये 500 से शुरुआत कर रहे हैं, जो हम लोग दिखाएंगे 1000, 1500 और 2000। ये किलो जूल पर मोल है, याद रखना। इसमें है किलो जूल पर मोल में चलता है। वहीं से बात शुरू हुआ है जहां पीछे छोड़ा था, भाई ध्यान से देखते हैं। तो मैं अगर सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड में जो पहला एलिमेंट है क्या? लिथियम। और लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। यहाँ पे होगा, ठीक है। अलग कलर से मैं इसको करता हूँ, हम लोग रेड कलर से यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बहुत करते हैं। उसके बाद क्या आता है? 3 के बाद 4, और 4 जो है ये यहाँ पे कर रहे हैं। 4 क्या है? बेरिलियम होता है। लिथियम का आयनाइजेशन थेरेपी अभी लिखेंगे हम लोग, अभी पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। तो उसके बाद बोरॉन, बोरॉन का ये बोरॉन। उसके बाद कार्बन, कार्बन है। कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 6 और 7 के बीच में होगा कहीं पे। तो नाइट्रोजन का जो है
वो 1402। ये सारे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के आधार पे लिख रहे हैं, ठीक है। कोई मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी भी बता रहे हैं इस बात को। फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फिर ये 9 आ गया फ्लोरीन, और फ्लोरीन का होता है इससे थोड़ा ऊपर जाता है। उसके बाद फिर फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन। और नियॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 10 होता है, ठीक है। ये है। अब देखा जाए वेरिएशन यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है। बहुत बड़ा है। देखा गया एटॉमिक नंबर 3 कौन सा होता है, लिथियम। लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा गया 520 है। कितना है, 520 किलो जूल पर मोल, मतलब किलो जूल, ठीक है। बेरिलियम का देखा गया 899। अगला वाला एलिमेंट बेरिलियम, इसका है 899। फिर उसके बाद है बोरोन जो कि 801। उसके बाद है कार्बन, कार्बन का देखा गया 1086। उसके बाद देखा गया नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का देखा गया 1402, 1402। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का थोड़ा इससे कम हो जाता है 1314। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन का हो जा रहा है 1681। और उसके बाद नियॉन, और नियॉन का हो जा रहा है 2080। ठीक है, ध्यान से देखो वेरिएशन आ रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो हमने जनरल ट्रेंड तो ये जाना था कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे